अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। सबसे पहले आगाज़ में बलूचिस्तान से अफसोसनाक खबर सामने आई है। पसनी से ओरमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर, बल्कि दो गाड़ियों पर दहशतगर्दों के हमले में 14 फौजी जवान शहीद हो गए। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे और पाकिस्तान के दुश्मनों को नीस्तो नाबूद करे। दहशतगर्द अलहदगी पसंद हों या इस्लाम का नाम लेने वाले धोखेबाज हों, उनका आखिरी ठिकाना जहन्नुम ही है, जो उनके करीब उनको अनकरीब इंशाअल्लाह उनको मिलने वाली है। अब प्रोग्राम में वो खबर शामिल कर लेते हैं जिसका इंतज़ार कई माह से सारा पाकिस्तान कर रहा था। आम इंतखाबात का ऐलान बिलाखिर हो गया है। ये इलेक्शन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 13 महीने, विफाक सिंध और बलूचिस्तान में असम्बलियों की तहलील के 6 महीने बाद 8 फरवरी 2024 को मुनक्किद होंगे। अब इसमें कोई शक बाकी नहीं रहा कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नाज़रीन तमाम स्टेक होल्डर्स की रजामंदी से ये फैसला जारी कर दिया है। जहां तक इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बहस को मुस्तकबिल के लिए छोड़ दिया है। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए। तमाम फरीक़ैन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर आम इंतखाबात पर रजामंदी दी, लेकिन किसी आईनी शेक का हवाला नहीं दिया। आईनी बहस को आइंदा के लिए छोड़ दिया है। उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि इलेक्शन कमीशन और ऐवान सदर के दरमियान ये मामला गैर ज़रूरी तवालत इख्तियार कर गया है। इलेक्शन का ऐलान न होने की वजह से पूरे मुल्क में तशवीश थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और ऐवान सदर के मामलात में मुदाखलत नहीं की, सिर्फ सहूलतकार का किरदार अदा किया है। इदारों पर आइन की पाबंदी लाजिम है। खिलाफ वर्जी का ऑप्शन किसी इदारे के पास मौजूद नहीं है। हुक्मनामे में कहा गया है कि तहरीक अदम एतमाद के बाद मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ। सदर ने तहरीक अदम एतमाद के बाद कौमी असम्बली तहलील की, जो गैर आइनी अमल था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया और फैसले में एक जज ने कहा कि पार्लियामेंट सदर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करे। अजीब बात है, सदर मुमलिकत ने वो इख्तियार प्रैक्टिस किया जो उनका नहीं था, और वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। अगर सदर को मशवरा दरकार था तो आइन के आर्टिकल 187 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते थे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से फैसला आते ही सियासी जमातों ने इसको वेलकम किया है। हालांकि यही वो लोग थे जो कल तक कहते थे कि इलेक्शन की तारीख में कोई किरदार नहीं, ये खालिसतन इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस करनी है। वैसे भी ये बुरी सदर हैं, आइन और कानून के मुताबिक अब ये डेट अनाउंस करने के मजाज नहीं है। डेट का ऐलान का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। हम हजरत न अदलिया को ये इख्तियार देते हैं, न सदर मुमलिकत को इख्तियार देते हैं, न वज़ीर आज़म को ये इख्तियार देते हैं। इसके लिए जो इदारा आईनी तौर पर कायम है और मौजूद है वही अथॉरिटी है। नाज़रीन, इंतखाबी तारीख का ये मामला उस वक्त उलझा जब सदर ने 23 अगस्त को इलेक्शन कमीशन को खत लिखा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आम इंतखाबात की तारीख तय करने के लिए मुलाकात की दावत दी। सदर की दावत पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो मुलाकात के लिए नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने खत का जवाब खत से दिया और जवाबी खत में लिखा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर आइन के आर्टिकल 58(2) के तहत असेंबली तहलील करे तब ही इलेक्शन की तारीख मुकर्रर कर सकता है। अगर असेंबली वजीर आजम की एडवाइस पर तहलील हो तो फिर इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इनकार के बाद सदर ने वजारत कानून से राय तलब की, जिस पर वजारत कानून और इंसाफ ने कहा कि इलेक्शन एक्ट के तहत इंतखाबात की तारीख देने की मिजाज अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन ही है। आर्टिकल 48(5) इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार तब देता है जब सदर 58(2) के तहत असेंबली तहलील करें। अगर फर्ज करें कि सदर 48(5) पर इन्हिसार कर भी लें तो सिर्फ कौमी असेंबली के इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। सदर अगर कौमी असेंबली के इंतखाबात की तारीख देंगे तो मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात मुमकिन नहीं होंगे। सदर के तारीख देने का इख्तियार तस्लीम किया जाए तो सूबों में तारीख गवर्नर्स देने के मिजाज होंगे। ऐसे में गवर्नर KP, सिंध और बलूचिस्तान, सूबों और पंजाब में इलेक्शन कमीशन अलग अलग तारीख दे सकते हैं। लेकिन अगर हुकूमती मौक़िफ़ तस्लीम किया जाए कि सदर के पास इख्तियार नहीं था तो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स वाज़ेह हैं कि सदर का जो काम था वो उन्होंने नहीं किया और मौजूदा तारीख भी सदर के साथ मुशावरत के बाद ही सामने आई है। लिहाजा ये गुत्थी अब तक सुलझ नहीं सकी है। अगर मगर की इस सारी सूरत हाल में एक शख्सियत ऐसी भी थी जिसको इलेक्शन की तारीख का मालूम था, तो यही शख्सियत राजा रियाज साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा मेरे साथ मेहमानों में शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं, खुर्रम रोकड़ी साहब मौजूद हैं, हसन मुर्तज़ा साहब। तीनों मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप तीनों की इजाज़त से ज़रा मैं राजा रियाज साहब से बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ। राजा साहब, सबसे पहले तो सर आप ज़रा मुबारकबाद कबूल करें कि एक और इलेक्शन की तारीख आ गई है।
वो भी वही तारीख जो आपने 3 महीने पहले दी थी सर, एक ऐसी तारीख जिसका निगरां वजीर आजम को भी मालूम नहीं था लेकिन आपको मालूम था बड़े वसूख के साथ। कैसे, सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए जी, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैंने एक अपनी अकल के मुताबिक एक असेसमेंट की थी और एक डेट दी थी। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जो असेसमेंट थी या मेरा तजर्बा था 40 साल का, वो सही हुआ। जो डेट मैंने की थी वो ही डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस की है। अच्छा, आप कह रहे हैं आपके 40 साल का तजर्बा था। सर ये बताइए, आपने बड़ों के फैसलों का भी जिक्र किया था, तो क्या इन फैसलों में ये भी था कि कौन इलेक्शन में होगा कौन नहीं होगा? राजा साहब, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई फैसला नहीं था। इलेक्शन फरवरी में होगा ये फैसला है और सब इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और जिसको अवाम चाहेंगे, जिसको अवाम की हिमायत हासिल होगी वो इंशाल्लाह जीतेगा। इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ वो मुस्लिम लीग नून पंजाब में मुझे स्वीप करती हुई नजर आ रही है और इंशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ बनेंगे। अच्छा राजा साहब, आपके अलावा भी दीगर लोगों के इल्म में था कि फरवरी में इलेक्शन होने, क्योंकि सर ये फरमाइए कि नवाज शरीफ साहब के भी इल्म में था, क्योंकि कुछ दिनों पहले राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात कही थी कि क्योंकि फरवरी में इलेक्शन होने इसलिए नवाज शरीफ साहब का अक्टूबर में आना ठीक है। जी, मियां साहब को ये तो मैं नहीं कह सकता, उनके पास भी जाहिर है कोई इंफॉर्मेशन होगी, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन एक मियां साहब का आने के बाद ये क्लियर था जब उन्होंने ऐलान किया कि मैं आ रहा हूँ, इलेक्शन आने वाले हैं फरवरी। अच्छा राजा साहब, देखें आपकी जो पेशगोइयां हैं सर उसके तो आप सभी मुतरिफ हो गए हैं ना। अब जरा अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बात कीजिए। ये बताइए, आपने पंजाब के बारे में तो बता दिया, नून लीग का रिजल्ट आपने सुना दिया, बाकी सूबों में क्या नताइज होंगे, कौन कहां पर क्या होगा, विफाक के पास किसके पास होगा? वफाक में वज़ीर आज़म तो मैं मियां नवाज शरीफ साहब को देख रहा हूँ और अच्छा। उनके साथ और जो बातें भी इत्तेहाद में शामिल होगी और मियां नवाज शरीफ साहब सबको इत्तेहाद में लेके, सबको साथ लेके हुकूमत करेंगे। इसी में ही पाकिस्तान का फायदा है, इसी में ही पाकिस्तान की जो मुश्किलात है वो कम हो सकती है। इतनी ज्यादा मुश्किलात हैं कि कोई अकेला इन मुश्किलात को एड्रेस नहीं कर सकता। इसके लिए जरूरी है कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे हों। इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है और इसी से हालात बेहतर होंगे। यही रास्ता है जो हमें तरक्की की तरफ लेके जाए। अच्छा रियाज साहब, ये फरमाइए तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? इमरान खान साहब के बारे में क्या कहते हैं? आप इलेक्शन से पहले बाहर आ जाएंगे और बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा? देखिए, मुश्किल इलेक्शन होगा, ये बहुत मुश्किल इलेक्शन है। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस है, वो तो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे और ना ही वो बाहर आ सकेंगे। इमरान खान तो उनमें शामिल है, इसलिए वो तो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे और नहीं आ सकेंगे। बाकी बल्ले का निशान जो है, जो कल इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ने बयान दिया है और पहले भी मेरी असेसमेंट यही है कि बल्ले का निशान होगा, क्योंकि अगर एक जमात को सिस्टम से बाहर किया गया तो उस पर फिर कई सवालिया निशान उठेंगे। राजा रियाज साहब, ये शाह महमूद कुरैशी साहब को और परवेज इलाही साहब को, दोनों को इमरान खान साहब के मुतबादिल के तौर पर देखा जा रहा है। क्या ये दोनों इलेक्शन से पहले होंगे बाहर और इलेक्शन जीतने के चांसेस भी हैं? जी, बहुत हद तक चांस है, क्योंकि 9 मई के वाक़े का कोई मुकदमा परवेज इलाही साहब पे भी नहीं है और शाह महमूद कुरैशी साहब पे भी नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब साइफर में अंदर है और परवेज इलाही साहब करप्शन के चार्जेस हैं जिनपे वो अंदर है। तो 9 मई के वाकयात में जो मुलव्वस नहीं, उनके पास गुंजाइश होगी कि वो इलेक्शन लड़े और इलेक्शन लड़के जीत भी सकते हैं जी। कोई नामुमकिन नहीं है। तो क्या फिर इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा जो तहरीक इंसाफ को लीड करेगा? वैसे शुएब शाहीन साहब तो हैं यहाँ पे, लेकिन पहले आप बता दें। दोनों इसीलिए तकलीफ उठा रहे हैं या मुश्किल वक्त में है कि वो पीटीआई को लीड करें। ज्यादा चांसेस जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी के हैं। सर पीपल्स पार्टी के साथ साथ ना अब इसहाक डार साहब को भी ये लगने लगा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं है, तो फिर ये इलेक्शन कैसे जीत जाते थे और इक़्तिदार में कैसे आ जाते थे? देखिए, कुछ इलेक्शन ऐसे हैं जिसमें नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली और कुछ इलेक्शन ऐसे हैं जिसमें पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। असल बात यह है कि कुछ में नहीं मिली और कुछ में मिली है। तो जब मिली है तो कभी ये जीतते हैं, कभी
पीपल्स पार्टी जीत गई है, वो ये नहीं कह सकते कि हर दफा हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, लेकिन ये बात बिल्कुल दोनों की दुरुस्त है कि कई दफा उनको लेवल प्लेइंग फील्ड सर नहीं बड़ी मिली। बड़ी बड़ी आपकी पेशेंट गोइयां भी और इन्फॉर्मेशन भी, तो फिर मुझे ये बता देना कि वो कौन है जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते सियासतदानों को? जाहिर है जब एस्टेब्लिशमेंट ही है, और कौन हो सकता है, इसमें तो कुछ शक वाली बात नहीं है। और वो उसकी कई वजूहत होती हैं, उसके पीछे कई और चीजें, बहुत सब माजी होता है, कोई ऐसे वाकयात होते हैं जिस तरह अब इमरान खान के लिए मुश्किलात हैं तो उसने 9 मई का वाकया किया, तो अगर ये ना वाकया होता तो आज मुल्क के हालात कुछ और होते, और उस वाकये की सही। वजह से आज हालात कुछ और हैं। ठीक। तो ये तो फिर आप जब हालात हर दफा एक जैसे नहीं होते हर किसी के लिए, मुख्तलिफ टाइमों पे मुख्तलिफ हालात। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आप मेरे साथ मौजूद थे, बड़ी सारी बातें साहब कर रहे थे। सर आपकी इजाज़त से ज़रा शुएब साहब से मैं आगाज़ करूँ। शुएब साहब, ये इलेक्शन तारीख आ गई है फाइनली, अब हमें पता चल गया है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। मुतमईन हैं आप? और तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनकी सदर साहब से नाराज़गी की जो इत्तलात थी वो दुरुस्त थी कि उन्होंने इलेक्शन की तारीख नहीं दी? 2 दिन की समाअत के बाद ये कहा जा सकता है आप लोगों की तरफ से? देखिए, आप 8 फरवरी कहते कहते ना आप 8 अक्टूबर कहने लगी थी, और मैं भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और कोई प्रोग्राम करते हुए मैं 8 अक्टूबर मेरे जहन में आ रहा था। वजह क्या थी? आपको याद होगा प्रेसिडेंट ने एक 9 अप्रैल की डेट दी थी, फिर 30 अप्रैल की डेट दी थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, जिसको इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख दे दी थी। यकीन करें 6 महीने कान पक गए हमारे सुन सुन के 8 अक्टूबर को इलेक्शन होगा। सारी वो पीडीएम की जमातें, और सुबह से शाम तक काम ही उनका एक ही होता था। 87 तो वजीर मुशीर थे, कम से कम 15-20 तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लेकिन वो 8 अक्टूबर हवा में तहलील हो गया। और एक सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की डेट दी। लेकिन अब तो सर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बाउंड कर दिया है ना। अब तो देखे ना, लोहे पे लकीर आ गई है ना, वो पत्थर की लकीर आ गई है। तो अब आप मुतमईन है? देखिए, इस हद तक तो खुश आइंद बात है कि एक डेट आ गई है और विद द कंसल्टेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स आ गई है, क्योंकि जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसले भी किए थे या प्रेसिडेंट ने फैसले किए थे, उन सब को इलेक्शन कमीशन, पीडीएम की जमातें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सारे के सारे उन्हें उठा करके रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो चढ़ाई की, किस लिए की थी? इसलिए की थी ताकि इलेक्शन ना कराएं। लेकिन देखें, एक बात बड़ी तय है, अगर आज इस इलेक्शन की तारीख का तयन होने के बाद इस बात का तयन ना हुआ कि जो किरदार इसको डिले करने में थे उनके खिलाफ एक्शन ना हुआ, तो मुस्तकबिल में ये 13 महीने वाली बात आपकी 3 साल में भी जा सकती है। फिर राजा साहब ने एक फरमाया था कि 10 साल भी इलेक्शन ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें, इसलिए इसका तयन करना और उन किरदारों को सज़ा देना भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अब आगे आते हैं, क्या हमारी रियासत मुतहम्मिल हो सकती है कि आप इस वक्त से पहले इस सिलेक्शन को मुतनाज़ा करके डिस्क्रेडिट कर दें? आज इलेक्शन का बाकायदा आगाज़ हो गया एक लिहाज से, जब डेट आ गई। सबसे पहला काम क्या हुआ? असद कैसर को उठा लिया, जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी के चेयरमैन है, कोर कमेटी के मेंबर हैं, सीनियर मोस्ट आदमी है और स्पीकर रहे हैं। अगर ये आपने एक मैसेज देना है उन लोगों को कि जनाब हमने पीटीआई को क्रश करना है, जी, आप मुझे बताएं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी किधर चली गई है? पूरे पाकिस्तान में 100 मकामात पे जलसे की इजाजत मांगी, आज तक नहीं करने दी गई। अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, आप लोगों को मिला तो है, कोई कन्वेंशन करने की इजाजत कोई मिली तो है आपको? पहला जो काना में इजाजत मिली थी लाहौर में, वो भी लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पे मिली थी। अभी पेशावर हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है, लेकिन पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल दरामद कौन कराएगा? जब भी अमल दरामद आप करने लगते हैं, आपने देखा है करक में जलसा किया, सीधी गोलियां मारी। मर्दान और सवात में क्या किया उन्होंने? उठा करके जो भी कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो बंद बाउंड्री वाल में, उसके इजाजतनामे की भी जरूरत नहीं, उनको उठा के जेलों में बंद कर दिया। तो ये जो असल बात है कि देखें, आपका मुल्क अब मजीद एडवेंचर्स का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासी अबतरी और बदहाली इस हद तक आगे जा चुकी है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर इसको रोकना होगा। सही कह रहे हैं आप। उसके लिए आज भी वक्त है, कम से कम ये रियलाइज कर लें कि लोगों को उसका फैसला करने दें। अवाम ये फैसला करे किसको वोट देना चाहते हैं, वो उसको दें। नहीं तो जो अफरा तफरी, इंतशार और जो बुरे हालात आज हैं, वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसका फायदा नहीं होगा। सर रोकड़ी साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट ना होती बीच में, तो समझते हैं आप इलेक्शन की तारीख आ सकती थी? आ जानी थी, बिल्कुल आ जानी थी। देखें, आप इलेक्शन कमीशन ने पिछले महीने
जो गैर मुल्की बुलाने हैं जिन्होंने आके इलेक्शन मॉनिटर करते हैं, जो एक प्रोसेस है, जी। उनको भी बुलाया हुआ था। जी। इलेक्शन कमीशन ने जो आपके महकमे के लोग हैं, जो आप लोग हैं दुनिया से जो आते हैं इलेक्शन को देखते हैं, उनको भी बुलाया हुआ था। तो इलेक्शन कमीशन ने तमाम वो प्रोसीडिंग्स जिनकी ज़रूरत होती है इलेक्शन के लिए वो मुकम्मल कर रही थी। सिर्फ एक चीज़ रह गई थी, वो है हल्काबंदियाँ। और ये बहुत अच्छा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में इलेक्शन की डेट आ गई है, ताकि अब किसी को शक ना रहे। वो दे भी देते तो तब भी होता कि करेंगे नहीं करेंगे चलेगा, तो ये बड़ा अच्छा हो गया। जी हाँ, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, अब हसन मुर्तज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो मुझे ये फरमाएं सर, ये राजा रियाज साहब को, नवाज शरीफ को, इन तमाम को लगता है पूरी मुस्लिम लीग नून को मालूम था इन तमाम के साथ कि इलेक्शंस जो हैं वो फरवरी में होने जा रहे हैं। निगरां वजीर आजम साहब को ये नहीं मालूम था, लेकिन उनको मालूम था सर। इलेक्शन कमीशन भी जनवरी की तारीख दे रहा था, लेकिन उनको मालूम था सर। बहुत शुक्रिया किरण। मैं सबसे पहले तो आज बड़ी खुशी हुई, राजा साहब की आवाज़ सुनी काफ़ी मुद्दत के बाद, और बड़े ही मोहतरम और बड़े जीरक सियासतदान हैं। वो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सियासत के ऊपर, और हमारे साथ तो वो काफ़ी अरसा रहे, हमारे लीडर थे। और मैं तो समझता हूँ कि वो दीवार की दूसरी तरफ देखने की भी सलाहियत रखते हैं। ये कह देना कि उन्हें डेट पता थी, वो बड़े जीरक इंसान हैं और उनकी बात सच हुई है। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक ताल्लुक है तारीख के पता होने का और वजीर आजम को ना पता होना और इलेक्शन कमीशन को ना पता होना और राजा रियाज साहब को और PMLN को पता होना, यही रोना हम रो रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये चीज़ें कहीं और से चलाई जा रही हैं या चलाने की कोशिश की जा रही है, जो इंतहाई नामुनासिब है। और इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है या शफाफियत जो है, वो तो इलेक्शन से पहले ही मुतनाज़ा हो चुकी है। वो तो उसको ये कहना कि कल इसके नताइज के ऊपर कोई शख्स बात नहीं करेगा, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ज़्यादती होगी। और हम ये नहीं चाहते कि ये इलेक्शन जो हैं ये मजीद इसमें खराबी पैदा हो। हम इलेक्शन कमीशन से ये तवक्को करते हैं कि वो कोशिश करें। इलेक्शन कमीशन जो है वो बड़ा ही मोहतरम इदारा है, और हम समझते हैं कि वो अगर चाहे तो यहाँ पे जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये ख़त्म हो सकता है। और अगर आप पूरे पंजाब में, मैं समझता हूँ थोड़ा सा टाइम मुझे दे, पूरे पंजाब में देखें ना, ऐसे काम शुरू किए हुए हैं हमारी निगरान हुकूमत ने जो उनका मैंडेट है ही नहीं है। कहीं पे डेवलपमेंट के काम शुरू हैं, कहीं पर इंक्रोचमेंट के नाम पे जो है वो बस्तियां गिराई जा रही हैं। मेरे गांव में आज एक ऑपरेशन हुआ है, ऐसे लगता था जैसे गजा में नहीं आजकल हालात, इसी तरह से वो गरीब आदमी बेचारे बैठे रोटी कमा रहे हैं, किसी का थड़ा उड़ा दो, किसी का। अब गांव है यार, वहां पे कौन सी ट्रैफिक चलनी है, क्या होना है। कोई अगर निजायज भी बैठा हुआ है तो यार उसका ऑल्टरनेट तो दो। आप रियासत हो, आपने लोगों को रोटी देनी है, लोगों से रोटी छीननी नहीं है, लेकिन उनको गिरा दिया गया, भगा दिया गया। उनके पास मैं ऑन एयर आपके सामने आपके प्रोग्राम की विसातत से कह रहा हूँ, हल्फन बात है। आपने आगाज में बात कर दी ना कि निगरान हुकूमत जिसका वो मैंडेट नहीं है, वो सारी चीजें वहां पर हो रही हैं। सर आपका कमेंट आ गया है, मुझे जरा क्विकली आगे बढ़ना है कि शोएब साहब, राजा रियाज साहब, इनकी बातें जो अभी हम डिस्कस भी कर रहे हैं, इनकी तो बातें दुरुस्त साबित हो रही हैं। आप इन सारी बातों में वो खान साहब के लिए भी बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी के चेयरमैन के लिए भी बात करेंगे, वो तो इलेक्शन में नहीं होंगे। तो सर फिर आप लोग की इलेक्शन कैंपेन करेगा कौन? देखिए, पहली बात तो यह है कि कल भी इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा कि बल्ले का निशान होगा। 30 अगस्त को ऑर्डर सुनाया कि बल्ले का निशान होगा, और उस ऑर्डर को सुनाया इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया और वकीलों की मौजूदगी में। कल उसको रिकन्फर्म किया। आज तक हम कई लेटर्स लिख चुके हैं और मुलाकात भी कर चुके हैं, अभी तक ऑर्डर्स हमें नहीं दिया। लिहाजा ये शुकूक व शुबहात जो पैदा किए जा रहे हैं, ये जानबूझ के पैदा किए जा रहे हैं। और दूसरी बात मुझे बताएं सर, टिकट लेने के लिए लोग हैं आपके पास? बिल्कुल है। हर हल्के में 7 से 14 कैंडिडेट हैं, हर हल्के में। पूरे पाकिस्तान में हम टिकट देंगे। लेकिन हमें अफसोस है, ये अभी की बात है या 6 महीने पुरानी बात? ये आज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आज आपको आज की बात बता रहा हूँ। लेकिन
मसला हमें ख़तरा किस बात का है कि हमारे बंदों को, हमारे कैंडिडेट्स को उठाया जाएगा, हमारे प्रपोजर्स कैंडर को उठाया जाएगा। ये जो जबर, जुल्म और बर्बरियत की फिजा कायम की हुई है, इससे हम मुतालबा करते हैं। ये वही 7 से 14 लोग हैं जिनके बारे में आप बता रहे हैं, जिनको शायद उनके मोहल्ले वाले भी नहीं जानते। जानने की जरूरत नहीं है। हर पीटीआई का वर्कर इस वक्त वो इमरान खान का सिपाही है। इस वक्त बल्ले की जरूरत है। इस वक्त आपको वोट देना है लोगों ने इमरान खान को। मुझे असद उमर बता दें, सेक्रेटरी जनरल थे, बगैर कैंपेन के जीत जाएंगे। सुन ले, असद उमर साहब की मैं गुफ्तगू आपको बता रहा हूँ, जो कि सेक्रेटरी जनरल थे, अभी पार्टी में। उन्होंने कहा मेरा एक वोट भी नहीं है, इमरान खान का वोट है। आप जरा मार्केट में, पब्लिक में जाकर दिखाएं, मुझे बताएं पिशावर में जो इमरान खान कैंपेन कर रहे थे उस वक्त हवाओं का रुख भी आपके तरफ आज भी हवाओं का रुख, पब्लिक की हवाओं का रुख हमारे साथ है। और उन हवाओं का रुख जिनका आप रावलपिंडी की तरफ रुख कर रहे हो, आज उधर डिस्क्रेडिट हो चुके हैं वो लोग कि इनको अख्तियार नहीं है कि आप सियासत में हिस्सा लें, आप लोगों को उखाड़ पछाड़ करें, आप लोगों को उठाएं और मसूरी पैदा करें। मुझे एक मिनट बात करूंगा, जवाब देने दें। आप माशाल्लाह बहुत तेज बोलती हैं लेकिन जवाब नहीं सुनती। सुन लें, बात यह है कि कितने सदाकत अब्बासी, उस्मान डार और कितने बंदे किसी के उठाए गए हों, कितने सियासी जमातें थी जिनको जलसा करने की इजाजत नहीं दी थी, कितने सियासी जलसे थे जिनको सीधी गोलियां मारी गई थी। ये सिर्फ हमारे साथ हो रहा है। मैं वापस आपको बताती हूँ कि कितने कितने दिन कौन कौन जेलों में रहा। सर, जेलों में रहना, जलसे करने की और कैंपेन करने की इजाजत नहीं थी 2018। एक बात और कर दूं, आप जानते हैं शोएब साहब कितना जरूरी है। एक बात और कर दूं, ब्रेक के बाद वापस चले मैं आप प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहूँगी। मेरे मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। ज़बरदस्त डिस्कशन यहाँ पर चल रही है। अब हमने आगाज़ में आज राजा रियाज साहब को भी प्रोग्राम में शामिल किया था और उनकी जिस किस्म की बातें, जिस तरह की वो पेशन गोइयाँ और जो अब दुरुस्त साबित हो रही हैं। रोकी साहब, ऐसे ही मुस्लिम लीग नून को, राजा रियाज साहब को ये कैसे मालूम था कि इलेक्शन कब होंगे? यार राजा साहब में भी कोई आजकल तो जिनाती भी काफ़ी चीज़ें चलती है, कुछ ज्योतिषियों के भी चलते हैं। आई डोंट नो कि किसने कहीं किसी डब्बे से निकाल के बता दिया। आई डोंट नो, लेकिन मेरा अपना एक अंदाज़ा था जब ये इन्होंने 28 कही थी तो मैं यही समझता था कि मैक्स चला जाएगा, 10 दिन आगे चला जाएगा हल्का बदियों के लिहाज से। लेकिन राजा साहब से ये पूछना चाहिए कि कहीं कोई किसी जनात शनात ने तो नहीं बताया था। हाँ, सही। अच्छा हसन साहब, ये पीपल्स पार्टी सर एक तरफ शिकवा कर रही है लेवल प्लेइंग फील्ड का, दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि अगली हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून की हम बनने नहीं देंगे, नवाज शरीफ को वजीर आजम बनने नहीं देंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। कैसे बनाएगी सर जब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है आपके पास? तो मैं कह रहा हूं जी कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो तो सियासी कारकुन अपनी जद्दोजहद छोड़ दे या ये हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए कि मुझे आके तो कोई सहारा देगा। अगर ये 2018-13 नहीं है तो फिर इंशाअल्लाह ताला 23 है और इसमें हालात बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ये सहारों से आने वालों के लिए इंशाअल्लाह ताला बड़ा मुज़र साबित होगा। इसमें ऐसी कोई अचंभे वाली बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले हुकूमतें बनाती रही है और आज भी वो इस पोजीशन में है कि वो हुकूमत बना सकती है। इलेक्शन तो आने दे सर। वो फॉर्मूला बता देंगे, क्योंकि इससे पहले तो जरदारी साहब का जादू चलता रहा है। कौन सी बात है? आप देखें ना, इलेक्शन लड़ना हर आदमी का हक है। हम इलेक्शन हल्कों से जीत के आएंगे तो हुकूमत बनाएंगे ना। फॉर्मूला तो तब हो ना कि हमने बगैर इलेक्शन लड़े हम चाह रहे हो जी कि हम हुकूमत में आ जाए। कतन नहीं है। इलेक्शंस आ रहे हैं, उसमें हमारे पास उम्मीदवार होंगे, वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, जीतेंगे और हम इंशाल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। इसमें फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होना है? नहीं सर, सवाल यहाँ पे ये उठता है ना, एक तरफ आप कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दी जा रही है, फिर दूसरी तरफ हुकूमत बनाने का दावा करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली ये सवाल उठता है कि कैसे करेंगे अगर आपके पास लेवल प्लेइंग फील्ड ही मौजूद नहीं है। तो नहीं है कि वो हमें आए और हमें को उम्मीदवार दे जाए, हमारी जमात को कोई ऊपर उठा कर ले जाए। हम तो चाहते हैं कि सबके लिए जो है मैदान खुला होना चाहिए, सारों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। उसमें जो तहरीके इंसाफ के इंतहा पसंद दोस्त नहीं है उन्हें भी लड़ना चाहिए। जो लोग मुकदमात में नहीं है उनको आजादी होनी चाहिए इलेक्शन लड़ने की, उनको उनकी पार्टी का निशान भी मिलना चाहिए, PMLN को भी मिलना चाहिए, सारों को लड़ने देना चाहिए।
अगर उसमें अच्छा, पीपल्स पार्टी ये क्योंकि एक जमात के हवाले से थोड़ा सा इबाहम है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया कि पीटीआई के बगैर जो इंतखाबी नताइज हैं वो तस्लीम नहीं करेंगे। अब सर वजीर आजम भी कहते हैं तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल इजाजत है, इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान मौजूद होगा, लेकिन अगेन राजा रियाज साहब वो कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई नहीं होंगे। सर देखें पीपल्स पार्टी का क्या मौकफ होगा इस पर? देखिए, राजा रियाज साहब को पूरा हक है अपनी बात कहने का, और उन्होंने जो बात कही है उसको इसलिए वेटेज मिल रही है ना कि उन्होंने एक बात इलेक्शन की तारीख के हवाले से कही और वो सच साबित हुई, क्योंकि वो उस डिस्कशन का हिस्सा थे, वो उस डिस्कशन में मौजूद थे जहां पे डेट का जो तकर्रुर हो रहा था वहां पे वो मौजूद थे, तो उन्होंने वो बात कह दी बाहर आके और आज वो सच होगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जी वो कल की भी पेशीन गोई कर रहे हैं, वो कोई नजूमी नहीं है। कहाँ तय हो रहा था हसन साहब? क्योंकि हमारी इत्तलात के मुताबिक तो ये अदालत से ऑर्डर आया, इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया। ये आप जो कह रहे हैं उन्होंने 3 महीने पहले बात की थी, तो कहाँ बात हुई है? बाहर से कहाँ से मिलनी है? मेरी बात ही नहीं होने देती, आप खुद करती जा रही है, मैं बाहर कहाँ से लूंगा? प्रोग्राम में तो मुझे बोलने नहीं दे रही। चले हसन साहब, बस मुझे इतना बताएं ना कि ये डेट कहां पर हो रही थी जहां फयाज साहब, ये राजा रियाज साहब भी मौजूद थे? सवाल आपने करना है, बताना मैंने अपनी मर्जी से, मैंने सिर्फ नहीं बताना, मैंने तमहीद के साथ बताना है। आपने अगर सुनना है तो बिस्मिल्लाह, नहीं सुनना तो आपकी मर्जी। सर मैं हमतन गोश हूं जी, मैं हमतन गोश हूं सर, सुन रही हूं आपको जी। मैं गुजारिश कर रहा हूं जी, एक तो आप सारा वो तसलसल तोड़ देती हैं और फिर कहती हैं मैं हमतन गोश हूं जी आपको सुनने के लिए। गुजारिश ये कर रहा हूं जी कि राजा साहब ने जो बात की है वो एक सियासतदान है, वो सियासत कर रहे हैं, वो जहां पे मौजूद थे, जहां पे ये बात हुई, उन्होंने वो कह दी। अब उनका ये कहना कि आइंदा ये होगा, वो पूरा हक रखते हैं, आप मानना भी आपको चाहिए, क्योंकि उनकी एक बात सच साबित हो गई है। लेकिन जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ इसलिए नहीं मांग रही कि पीपल्स पार्टी को आगे अपग्रेड कर दिया जाए, इसमें कुछ नया खून शामिल कर दिया जाए ताकि इसके उम्मीदवार जीत सकें। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि सारी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन लड़े ताकि इसके नतायज पे कल को उंगली ना उठ सके और कल एक नए धरनों का सिलसिला ना शुरू हो। इस मुल्क ने आगे भी चलना है, हम इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, हम अपने लिए नहीं मांगते, हम सबके लिए कहते हैं कि सबको इलेक्शन लड़ने का हक होना चाहिए। इसमें किसी को क्या इतराज है? सही, ठीक। सर अभी शुएब साहब, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे असद कैसर साहब के हवाले से, सर क्या वाकई वो गिरफ्तार हो गए हैं? क्योंकि आप लोगों की जानिब से ही बताया जा रहा था ना कि वो कोशिशें कर रहे हैं हालात नॉर्मल होने की, करने की, तो फिर अगर वो नहीं है कहीं तो क्या समझें कि नहीं हो रहे हालात नॉर्मल? हालात नॉर्मल कैसे समझें? मुझे ये बता दें, एक बात पहले मैं जवाब दे दूं जो पिछली दफ़ा आप बात कर रही थी। मुझे बताएं 18 हो या इवन मार्शल का ज़माना हो, मुशर्रफ का ज़माने में भी हमने तहरीक चलाई थी, अदलिया तहरीक। मुझे बताएं पाकिस्तान की तारीख में 25-25 मरतबा, 20-20 मरतबा, 18 मरतबा जिनकी ज़मानतें हुई हों और उनको रिलीज़ ना किया गया हो, ये पहली दफ़ा है। ये भी पहली दफ़ा है कि अदालतों ने कहा हो कि भाई हमारे पास क्या लेने आते हो, हम तो आपको रिलीज़ कर देंगे, लेकिन असल आपको रिहाई तब मिलेगी जब जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे। ये अदालतों के ऑब्जर्वेशन है। और दूसरा मुझे ये बता दें, ख़वातीन के केसेस काबिल ज़मानत जुर्म होते हैं, जो भी है उनको आज 7 महीने होने को है, किसी को जितनी दफ़ा भी रिहाई मिली उनको रिलीज़ नहीं किया गया। अब आप देखें अंदलीज़ अब्बास इस्तेकाम पार्टी में चली गई, उसी गाड़ी में थी जिस खदीजा शाह की गाड़ी में जो एहतजाज करने जा रहे थे। खदीजा शाह जेल में है, वो इस्तेकाम पार्टी में आके ठीक दूध की दूली होगी। मुराद रास आईजी ने पंजाब ने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये कहा था कि इसकी 27 काले हैं, ही इज द मेन एक्यूज्ड। उसने सिर्फ एक पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद वो रिलीज हो गया। ये जो कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आप कर रही थी, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। अब आपकी बात कर रहा हूँ। अब आपका सवाल क्या था? सॉरी, मैं सर मैं आपसे ये पूछ रही थी ना कि असद कैसर साहब, उनके हवाले से आप लोग बात कर रहे थे कि वो मामलात को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। असद कैसर साहब हमारी एक हमारे टीमें बनाई हुई हैं, वो जो कोर कमेटी ने बनाई है। कोर कमेटी की एक पॉलिटिकल कमेटी है जिसके वो सरबराह है। वो लिहाजा
किसी भी बंदे से बात करते हैं, इश्यूज़ पे बात करते हैं, वो डिस्कस करते हैं चीज़ों को कि कैसे आगे लेकर चलना है, और तमाम पॉलिटिकल अफेयर्स उनके हाथ में। तो आज उनको गिरफ्तार किया जाना, अभी तो खैर हमें पता नहीं चला, गिरफ्तार करके ले गए हैं, कहाँ रखा हुआ है अभी तक हमें कोई वेयर अबाउट्स नहीं पता चले। लेकिन जो गिरफ्तार किया जाना है उनका, आज एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है पीटीआई को कि जी आपके लिए कोई माफ़ी नहीं है, आपको हमने माफ़ नहीं करना। अदालतों ने उनको तमाम केसेस में जमानतें दे रखी हैं, इसमें उनके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है सच। हाँ, अगर कोई अब डाल दे तो उसकी तो हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। आपकी बात का जवाब, क्योंकि लेकिन सिर्फ एक बात करके देखें, आज भी हसन मुर्तज़ा ने अच्छी बातें की हैं, आज भी इलेक्शन को डिस्क्रेडिट मत करें, इसको मुतनाज़ा मत बनाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल क्रिएट होने दें, लोगों को एतमाद क्रिएट करने दें, ताकि अगली जो हुकूमत आए वो सुकून से, जिसको सब माने और वो डेमोक्रेटिक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो, लोगों के मसाइल हल कर सके। वरना ये इससे भी बदतरीन हाल होगा जो 16 महीने में हुआ है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे सर। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो। रोकड़ी साहब, आई स्टिल रिमेंबर सर, जब आपने पार्टी ज्वाइन की थी, आप मेरे शो पे आए थे, तो आपने भी यही मौक़िफ़ रखा था, और आईपीपी का मौक़िफ़ भी यही है कि वो तमाम लोग जिनका किसी भी तरीके से कोई भी ताल्लुक 9 मई से निकलता है, वो उनका हमारी पार्टी में कोई हिस्सा नहीं है, कोई जगह नहीं है। रिस्पॉन्ड कीजिएगा जो अंदली बब्बा साहिबा के बारे में बात। मैं बताऊं जी, ये एक चल रही है कि गाड़ी में साथ गई थी, गाड़ी से उतर के कौन कहाँ गया, इस पे भी बात हो जानी चाहिए। तमाम के ऊपर केसेस मौजूद हैं, चाहे अंदलीप है, चाहे कोई भी है, कोई भी साबित कर दें शोएब साहब, क्योंकि अदालतों में डेली जाते हैं। पार्टी ज्वाइन करना, जो बाहर फिर रहा है वो फिर मुल्क भी छोड़ के चला जाए, पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, चाहे हमें ज्वाइन करे, चाहे नून को ज्वाइन करे, चाहे राजा साहब नून में चले गए। क्या केसेस खत्म हुए हैं? ये सबसे बड़ी चीज है, कोई केस खत्म नहीं हुआ, उसी तरह केस चल रहे हैं, कन्वीन होंगे, और अगर अदालत सजा दे रही सजा हो जाएंगे। असल चीज हम जिस तरफ आना बात तो नहीं है। मैं गुजारिश सुना कीजिए ना, क्या ये पहले भी नहीं थी ना? गुजारिश बात ये है कि सामने अगर बात कर रहा हूँ तो मेहरबानी कीजिए ना, यानी जो भी बात कर रहा हूँ उसे कंप्लीट करने दिया कीजिए प्लीज। असल चीज ये है किरण के हमारे लिए अहम है कि कोई भी जो गवर्नमेंट रहती है, 3.5 साल रहे, 10 साल रहे या 20 साल रहे, उसने किया क्या है? चाहे 16 महीने रहे, चाहे 3.5 साल रहे, लाइवलीहुड ऑफ द पीपल, उन नेसेसिटीज को प्रोवाइड करने में जो 3 प्रिंसिपल्स हैं लोगों के। पहला प्रिंसिपल है नेशनलिज्म, दूसरा है डेमोक्रेसी, तीसरा है उनकी लाइवलीहुड ऑफ द पीपल। कौन सी गवर्नमेंट, मेरे लिए क्या चीज अहम है? लोगों के लिए इस वक्त इलेक्शन आ रहा है ना जी, हम सारे इलेक्शन में जा रहे हैं, हसन साहब भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, इनकी पार्टी भी जा रही है, या जो भी व्हाटएवर। हमने इलेक्शन में जाना है तो लोगों के लिए कंसर्न क्या होना चाहिए कि भाई साहब, आप जब गवर्नमेंट में थे, आपने हमारी लाइवलीहुड के जो मीन्स ऑफ नेसेसिटीज हैं उनके बारे में क्या किया? रोना धोना, इल्जामात, और फिर गवर्नमेंट से निकलने के बाद आपने कौन सी रविश अपनाई? आपने हमें किस लिए मोटिवेट किया? क्यों इंसाइट किया? हाँ। हमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी की भी, पॉलिटिकल एक्सीलेंस की जरूरत है किरण। हमें भी आगे बढ़ने की जरूरत है कि हम लोगों को मजीद इंसाइट करके अपने मकासद के लिए, आए उन कहां से आते हैं वो मकासद, उनके लिए उनको यूज करना खत्म कर दें, अपनी कैपेबिलिटी के साथ, अमल के साथ आगे बढ़ें। मेरे बताएं, तमाम पार्टीज के लिए लाजिम है वो बताएं कि जी हमारे बैग में हमने 3.5 साल की गवर्नमेंट में ये किया आपके लिए। यानी देना कभी कोई बुजदार आ जाता है, कभी मैं नहीं जाना चाहता हूं पर्सनैलिटी क्रिटिसिज्म में, लेकिन मेरे लिए अहम है, मैं पॉलिटिशियन हूं, मेरे जो लोग हैं, मेरे जो भाई हैं जिन्होंने मुझे वोट करना है, उनके लिए अहम है कि मैं उनके लिए क्या करता हूं, मैं उनको क्या दे क्या सकता हूं, और उनके लाइवलीहुड के लिए मैं कौन से मीन्स अडॉप्ट करता हूं उनके लिए। सर, ये खानेवाल में जलसे के बाद, कामयाब जलसे के बाद, हाफिजाबाद में आज आप लोगों की तरफ से पावर शो हुआ है, इंतखाबात की तारीख भी आ चुकी है। सर, आईपीपी ने अपने पहले इलेक्शन के लिए क्या हिकमत अमली तैयार की है? होगी हिकमत अमली मेरे ख्याल में इस वक्त वाहिद हम हैं जो प्रॉपर इलेक्शन का जो प्रोसीजर्स है उनको प्रोसीजर्स को पूरा करने के बाद, कैंपेन का भी आगाज कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की जितनी डिमांड्स थी उनको पूरा करने के बाद आप देखेंगे आज का हमारा बहुत अच्छा जलसा हुआ और ये कंटिन्यूटी है, अभी आगे 3 जलसे और आने वाले हैं। इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सबसे अहम चीज क्या है कि वो अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट को शुरू करें और पॉलिटिकल मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हुए लोगों को अपने साथ मिलाकर मोबिलाइज करें। हमने शुरू कर दिया, बाकी पार्टीज भी मेरे ख्याल में अनकरीब शुरू कर देंगे। सर, आम सवाल ये है कि वोटर, लोग तो आ रहे हैं लेकिन उनके पीछे वोटर भी आएगा? डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा, आ रहा है। चीजें क्लैरिटी में जा रही हैं। मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा लोगों की आंखें खुलती जाएंगी। वक्त एक ऐसा, ये टिकट होल्डर्स के लिए कलेक्शन उसका आगाज हो गया, उम्मीदवारों के लिए वो हो जाएगा, हो गया।
ठीक, वो हो गया। ठीक, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद थे। शुएब शाहीन साहब, खुरम रोखड़ी साहब, आपका बेहद शुक्रिया, और हसन मुर्तज़ा साहब, आपका बेहद शुक्रिया। इलेक्शन की डेट आ गई है। अब इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ एक जमात की जानिब से कहा जा रहा है, उनका किया जा चुका है। बाकी कुछ को ये एतराज़ात हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, और कुछ के लिए ये कहा जा रहा है कि हवाओं का तमाम रुख जो है वो उनकी तरफ है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड गजा के मकीनों के लिए क़यामत से कम नहीं है। 7 अक्टूबर से जारी जंग में शहादतों की तादाद 9000 से तजावुज़ कर चुकी है, जिनमें 3000 से ज़ायद बच्चे और 2000 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं। ज़ख्मियों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। कोई ऐसा इलाका नहीं बचा है जहाँ इजरायली तैयारों ने बम न गिराए हैं। स्कूल्स, अस्पताल, मसाजिद, इसके बाद अब इजरायली अफवाज पनाह गुज़ीन कैंप्स को भी निशाना बना रही हैं। जबालिया कैंप के बाद अलब्रेज कैंप पर भी हमला किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के 4 स्कूल्स को निशाना बनाया जहाँ पनाह गुज़ीन मुकीम थे। काबिज़ अफवाज ने गजा के 23 अस्पतालों को खाली करने की धमकी दी है, जिससे सैकड़ों मरीजों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। रफा क्रॉसिंग के जरिए गैर मुल्कियों और जख्मियों का इनखला जारी है। अब तक 300 से ज़ायद गैर मुल्कियों को मिस्र मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि आइंदा चंद रोज़ में तकरीबन 7500 अफराद का इनखला किया जाएगा। फ़ज़ाई हमलों के बाद इजरायली अफवाज ने ज़मीनी हमले भी शुरू कर दिए हैं। इस वक्त टैंक्स की बड़ी तादाद ने गजा का घेराव कर रखा है। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक जुमेरात को इसराइली फ़ौज ने पेशकदमी की, लेकिन उन्हें हमास की जानिब से सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। हमास और उसकी इत्तेहादी इस्लामी जिहाद के जंगजू सुरंगों से निकल कर टैंक्स पर हमलों के बाद दोबारा सुरंगों में चले जाते हैं। मुजाहिदीन के हमलों में तकरीबन 2 दर्जन के करीब इसराइली फ़ौजी जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। आज जब फ़लस्तीनी नमाज जुमा अदा करने मस्जिद अक्सा पहुंचे तो काबिज़ फ़ौज ने उन पर आंसू गैस के शेल बरसा दिए, जिससे कई नमाजी ज़ख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी जंग के बाद हिजबुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह पहली बार मंजर आम पर आए हैं। नामालूम मकाम से वीडियो खिताब में उनका कहना था कि 2006 की जंग में हमारे 1.5 लाख घर तबाह हुए थे। इसके बावजूद इसराइल को पीछे हटना पड़ा था, लेकिन इसराइल ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। हमास ने साबित कर दिया कि फ़लस्तीनी किसी और पर इन्हिसार नहीं करते। ऑपरेशन तूफ़ानुल अक्सा का फैसला फ़लस्तीनियों का अपना था। हमें भी उसका इल्म ऑपरेशन शुरू होने के बाद हुआ। अमेरिका की इसराइल की माली और फौजी मदद में तेज़ी इसराइल की कमज़ोरी की अलामत है। उनका कहना था कि हमारी ताकत हथियार नहीं, हमारा ईमान है। फ़लस्तीन की हिमायत न करने वालों को अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए। उन्होंने इसराइली अफवाज को खबरदार करते हुए कहा कि लबनान पर हमला हिमाकत होगी। इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में अवामी एहतजाज के बाद अब रियासती सतह पर आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। सबसे पहले चिली, कोलंबिया और बोलीविया में इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता किए गए और अपने सुफरा को वापस बुला लिया, जिसके बाद मुस्लिम ममालिक ने भी थोड़ी हिम्मत दिखाई है। पहले उर्दन ने अपने सफ़ीर को वापस बुलाया, अब बहरीन ने भी अपने सफ़ीर को वापस बुलाते हुए इक़्तिसादी ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान कर दिया है। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा है। नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।